हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स बॉक्स। तो दोस्तों, आज बहुत छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं माफी चाहूंगा आप सबसे कि मैं संडे को वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा सा मैं बजट को स्टडी भी कर रहा था इनफैक्ट। तो दोस्तों, आज कोई लर्निंग वीडियो नहीं, चूंकि अभी करंट में बजट आया है जो कि हमको एटलीस्ट एक साल तो इम्पैक्ट करेगा, और हमको ही नहीं, स्टॉक मार्केट को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बजट का रिव्यू के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज हम बजट का रिव्यू करेंगे कि बजट में क्या क्या आया, और वो स्टॉक मार्केट को, इसको हम पब्लिक या किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं, हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हम उस नजरों से देखेंगे जहां से हमको स्टॉक मार्केट में इफेक्ट, क्योंकि हम ये पूरा जो सीरीज कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट के लिए कर रहे हैं ताकि हम स्टॉक मार्केट से कुछ अर्निंग कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं कवर करूंगा कि हमको क्या क्या मिला, बजट क्या क्या आया, बजट के पॉइंट्स क्या क्या है। उसके बाद एक पर्सपेक्टिव अपना दूंगा, और स्टॉक मार्केट क्या हो सकता है, किन सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज जो बजट में सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है, वो है कि 6 की सेक्टर्स में फोकस किया गया, 6 की एरियाज में फोकस किया गया। सेक्टर्स नहीं कहूंगा, एरियाज में फोकस किया गया। एक एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंस और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। फाइनेंस और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन सेक्टर्स को प्रेफरेंस दिया गया, इन एरियाज को बेसिकली प्रेफरेंस दिया गया। तो हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन पे आएंगे, पावर भी इंपॉर्टेंट है, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग भी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस भी कुछ हद तक इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट जो है बजट का जो फोकस था, देखिए सबसे पहला मैं एक चीज बता दूं। मैं बहुत लोगों को मैं बोल रहा था, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि बजट में क्या मिलना चाहिए क्या नहीं। तो बेसिकली हमारा जीडीपी अभी डाउन था। मैं थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे दे रहा हूँ शुरू में कि हमारा जीडीपी बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका था। तो उस जीडीपी को डाउन होने की वजह से लोग स्पेंडिंग नहीं कर पा रहे। अब स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई, लोग स्पेंडिंग अगर नहीं कर पाएंगे, कंपनीज माल नहीं बेच पाएंगे उनको, और अगर माल नहीं बेच पाएंगे तो कंपनीज प्रोडक्ट बना नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी गिरेगा। ये एक फैक्टर मेजर हमारे लिए बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। इसीलिए बजट में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए था कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। ये दोनों चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस चाहिए था, एज वेल एज हमारा ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, जो हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं माइनस हम कितना इंपोर्ट करते हैं, ये होता है ट्रेड डिफिसिट। हम अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं तो ट्रेड डिफिसिट नहीं होता, और अगर हम कम एक्सपोर्ट करते हैं और ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो उतना ही ट्रेड डिफिसिट बढ़ जाता है, जो गैप है उतना बढ़ जाता है। तो वो भी हमारा बढ़ा हुआ था। तो हमारे लिए ये तो बहुत मेजर नेगेटिव हमारी इकोनॉमी के लिए चल रहा था, जिसके कारण अभी मार्केट भी गिरा है। ऑल्दो रिजल्ट्स भी इंपैक्ट किए हैं, लेकिन ये भी एक मेजर रीजन। तो इसीलिए क्या हुआ, बजट का फोकस ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए किया गया। फोकस ऑन बजट टू एक्सेलरेट ग्रोथ। अगला फोकस किया गया है गरीब, यूथ, अन्नदाता। अन्नदाता मीन्स फार्मर्स, एंड नारी। नारी मीन्स वुमेन्स। ये चारों के ऊपर फोकस किया गया है इस बजट में। अगला चीज क्या है, पीएम धन धान्य योजना से में फोकस किया गया है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे पीएम धन धान्य योजना से के बेस पे फोकस किया गया, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इशू किए गए। आप बोलेंगे तो मैं बजट का एक स्पीच का पीडीएफ भी डाल दूंगा इसमें, आप पढ़ के देख सकते हैं उसको और डिटेल्स में जान सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा। उसके बाद मिडिल क्लास के इस बजट में एक बड़ी खासी चीज हुआ है, जो कि मिडिल क्लास के स्पेंडिंग को, जो अभी मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा,
कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगा, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं होगा, किसी बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो सकता। भाई डिमांड नहीं आएगा तो सप्लाई करके क्या मतलब, बताइए। तो इसीलिए मिडिल क्लास के स्पेंडिंग पर फोकस किया गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, आत्मनिर्भरता इन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस एंड एग्रो बेस्ड ग्रोथ विच हैल इम्पैक्ट फर्टिलाइजर एंड एग्रीकेमिकल सेक्टर। तो ये जो एडिबल ऑयल्स पल्सेस वगैरह जो इसको ग्रोथ के लिए दिया गया है, इसका जो सीड्स का ग्रो के लिए दिया गया है, ये आपको पूरा देखिए, बिना फर्टिलाइजर के तो ये सब ग्रो नहीं होगा। पेस्टिसाइड चाहिए, कीड़े लग जाते हैं फसलों में, तो इसके लिए पेस्टिसाइड चाहिए। तो इसलिए ये दोनों सेक्टर पे मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं साथ में आपको थोड़ा थोड़ा सेक्टर भी बताते जा रहा हूँ, आप प्लीज नोट करते जाइएगा इन चीजों। 7 लाख मेट्रिक टन यूरिया प्लांट टू बी सेटअप इन नामरूप, आसाम। यूरिया प्लांट अगर सेटअप होगा तो फर्टिलाइजर सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लोन इनकम अंडर किसान क्रेडिट कार्ड रेज्ड टू 5 लाख फ्रॉम 3 लाख। 3 लाख से 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का लोन इनकम को रेज किया गया, जिससे क्या होगा, बैंक्स को लोन भी देंगे, बैंक्स को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और एज वेल एज किसानों के पास अगर लोन जाएगा, किसान अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी सेक्टर है, सेगमेंट है उसका, उसको ग्रोथ मिलेगा। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर एमएसएमईज एंड सपोर्ट इन एक्सपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट जो मैंने अभी ट्रेड डेफिसिट की बात की, तो एक्सपोर्ट में सपोर्ट कर रहे हैं, और एमएसएमईज को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। इससे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। अगला है फोकस ऑन लेदर फुटवेयर एंड इट्स एक्सपोर्ट। तो इसमें लेदर के जो फुटवेयर बनाती है जो कंपनियां, एक्सपोर्ट करती है, बाहर के कंट्रीज में भेजती है, उनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट्स है। अब अगले में हम चले जाएंगे। हाँ, मेजर टेकन फॉर टॉय सेक्टर। टॉय सेक्टर्स के लिए भी मेजर लिया गया, टॉय सेक्टर को भी फंडिंग दिया गया है इस बार। उसके बाद सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर विद इंस्टीट्यूट इन बिहार। एक मखना बोर्ड भी बिहार में लगाया जा रहा है। एक मखना, अपना मखना आता है ना, जो बाजारों में मिलता है, आप देख सकते हैं, वो मखना का बोर्ड भी लगाया गया है। एंड सेकंड है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का इंस्टीट्यूट एक बिहार में खोला जा रहा है, जिससे क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है। वहां से स्किल्ड लेबर्स निकलेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फूड प्रोडक्शन सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग मिशन टू बी सेटअप। मैन्युफैक्चरिंग मिशन सेटअप किया जा रहा है, जिससे हमारा लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का इंडेक्स बढ़ सकता है। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडेक्स रहता है ना, वो चीज हमारा बढ़ सकता है। वो भी बीच में डाउन था, क्योंकि जीडीपी डाउन था, इसलिए वो भी डाउन था। एक्चुअली उल्टा होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स डाउन होने की वजह से जीडीपी डाउन। अब इसमें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टेट्स एंड मिनिस्ट्री। स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के सपोर्ट दिया जाएगा, जिसमें स्टेट वाइज जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज बनी है, मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, वो मिनिस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग को डील करती हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा, पॉलिसी सपोर्ट दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिसी देखिए, जब तक पॉलिसी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा ना, तब तक कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकता। तो इंडस्ट्री को काम करने के लिए पॉलिसी का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। ये बजट इसीलिए देखा जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा कि पॉलिसीज क्या डेवलप की जाए। तो इसमें क्या है, क्लीन टेक, सोलर, ईवी, बैटरीज, मोटर कंट्रोलर्स, ग्रिड स्केल बैटरीज, ये सब चीजों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया, फंड डेवलप।
500 करोड़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई टू बी सेटअप। जो अभी डीप सीक और ये चैट जीपीटी का वार चल रहा है ना, तो हम इंडिया भी पीछे नहीं रहेंगे। हमने भी धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसीलिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई का सेटअप किया जा रहा है 500 करोड़। अब पावर की बात है, देखिए 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के न्यूक्लियर एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियर सिर्फ वार के लिए यूज नहीं होता है, उसको एनर्जी में भी बहुत ज्यादा काम लगाया जा सकता है। तो अगर कोई साइंस का बंदा है तो वो बता सकता है कि भाई न्यूक्लियर किस तरह से एनर्जी में काम कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी का R&D 20,000 करोड़ पर के फंड में सेटअप किया जाएगा। इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी सेटअप किया जाएगा। फिर अगला है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग, क्योंकि शिप बिल्डिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमको एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है। इस बार बजट में मैं बता दूं, टेक्सटाइल और शिप बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। एक कॉटन ग्रोथ का भी बेनिफिट दिया गया है, आगे चल के हम बात करेंगे। हाँ, तो शिप बिल्डिंग का फाइनेंशियल पॉलिसी को रिवैम्प किया जा रहा है और अच्छा बेटर किया जा रहा है। मैरीटाइम मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का सेटअप किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, अगर मैरीटाइम और शिप बिल्डिंग के जो जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इश्यूज, पॉलिसीज आएंगी, उसमें शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इसमें एक चीज बता दूं, ये शिप बिल्डिंग की बात बोल रहा हूँ, शिप डिफेंस की बात नहीं बोल रहा हूँ, नेवल डिफेंस की बात नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये कंपनीज क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो कंपनीज क्यों नहीं बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये शिप बिल्डिंग की बात हो, दो चीजें है ना। नेवल डिफेंस अलग चीज हो जाती है, कुछ कंपनीज नेवल डिफेंस में रहती है, वो भी ध्यान दीजिएगा। इसमें एक हुक मैं आपको बता दें, उड़ान योजना जो रोड इंफ्रा और एयरपोर्ट्स को बेनिफिट देंगी और 120 डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करेंगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा एम्फेसाइज दिया गया है, एम्फेसिस दिया गया है एयरपोर्ट्स पर। एयरपोर्ट्स पर थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। उसके बाद पीएम गति शक्ति योजना जो डेटा सेंटर्स को बेनिफिट करेगी, ये आईटी सेक्टर के लिए काम हुआ है। ये आईटी सेक्टर के लिए काम हुआ है, डेटा सेंटर्स को बेनिफिट करेगी। जो कंपनीज डेटा सेंटर होल्ड करती हैं, जो आईटी कंपनीज, उनके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा। टूरिज्म पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है, लैंड दिया जाएगा होटल्स को, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। हमारा भाई होटल्स खुलेंगे तो लोग एम्प्लॉयड होंगे, इसीलिए उनको लैंड प्रोवाइड किया जाएगा कुछ शर्तों पर। मुद्रा योजना दिया जाएगा। आजकल देखिएगा हिल स्टेशन में, कई बीच साइड्स में, ये सब जगह में होम स्टेज का बड़ा चलन है। तो होम स्टेज में लोग जाके, क्या बाहर भी गए तो आजकल थोड़ा लोग फूड सेंसिटिव हो गए हैं, बाहर भी गए तो थोड़ा घर का खाना, अच्छा खाना मिल जाए, इसीलिए क्या करते हैं लोग, होम स्टेज को प्रीफर करते हैं। तो होम स्टेज के लिए मुद्रा लोन दिया जाएगा, क्योंकि होम स्टेज क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होम स्टेज नहीं बनाती है, छोटे मोटे आपके मेरे जैसे लोग, एक मान लीजिए मेरा घर है, मेरे घर के ऊपर 2 रूम 4 रूम है, तो भाई ठीक है, मैं उसको किराए पे, मैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मेरा घर है, तो वहां मैं 2 रूम दे दिया अपने घर में किराए पे। लोग आए, कुछ दिन रहे, मैं खाना दे दिया, नाश्ता दे दिया, मेरे घर में तो बनता ही है, मैं भी दे दिया। इस टाइप से होम स्टे चलता है, कंसेप्ट ये है बेसिक। उसको लोग प्रेफर करते हैं कि भाई घर का खाना मिल रहा है, इसलिए। हाँ, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो लॉर्ड बुद्धा के मतलब जो जहां जहां लॉर्ड बुद्धा ने तपस्या किया और उनका बर्थ हुआ, ये सब जगह जो है लॉर्ड बुद्धा से जो कनेक्टेड है, सांची वगैरह, ये सब जगह को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। मेडिकल टूरिज्म के लिए 20,000 करोड़ दिया जा रहा है। 20,000 करोड़ मेडिकल टूरिज्म के लिए दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, मेडिकल टूरिज्म जो बाहर से लोग ट्रीटमेंट कराने आते हैं, इससे क्या होगा, हमारे हॉस्पिटल्स के सेक्टर को बेनिफिट होगा। इवन अगर ट्रीटमेंट कराने आते हैं तो दवाई भी तो इंडिया से ही लेंगे ना, तो भाई हमारे फार्मा सेक्टर और हॉस्पिटल सेक्टर को इससे बेनिफिट हो। ध्यान दीजिएगा, मैं सेक्टर भी बोलते जा रहा हूँ। एक एसेट्स मोनेटाइजेशन प्लान जो पहले लॉन्च किया गया था, उसको और उसका सेकेंड पार्ट और लॉन्च किया गया है,
इसके बारे में कभी भी आप बोलेंगे तो मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। हाँ, ये भी, लेकिन ये भी चीज क्या है कि आपको बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। भारत ट्रेड नेट टू बी सेटअप फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जो ट्रेड डेफिसिट की, एक्सपोर्ट की बात मैंने बोला ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात, तो ये करके वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैलेंस को ठीक कर रहे हैं गवर्नमेंट। सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो डोमेस्टिक में जो हमारा इंडिया के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी सपोर्ट दिया जाएगा। अब आते हैं हम सर्विसेज में। जो एफडीआई लिमिट्स इंश्योरेंस सेक्टर में वो 74% से 100% कर दिया गया। इससे क्या होगा, इंश्योरेंस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन मनी इंडिया में आएगा। जो हम आज बोलते हैं ना, डॉलर को कम करना है, वो चीज है, ध्यान दीजिएगा, वो चीज के लिए किया गया भाई। इंडिया में विदेशी पैसा आएगा तो डॉलर, इंडियन रुपीस का वैल्यू बढ़ेगा ना। रिवाइज्ड फॉर टोटल बोरोइंग्स ऑफ 31.47। तो टोटल बोरोइंग जो हुआ है हमारा इंडिया का, हमारा टोटल बोरोइंग जो है 31.47 लैक्स। रिवाइज एस्टिमेट फॉर टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है 47.16 लाख, 47.16 लाख करोड़ रुपीस हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.18 लाख करोड़, जो हम कैपेक्स बोलते हैं ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो हुआ है 10.18 लाख। अब इसमें एक्सपेंडिचर में बहुत सारी सैलरीज है गवर्नमेंट के, बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो ये टोटल हुआ है 47.16 लाख। फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट 4.4% ऑफ जीडीपी। फिजिकल डेफिसिट, हाँ, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 4.4% एस्टिमेट किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज्यादा आया। इस बार थोड़ा सा ज्यादा आने की वजह से, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, इस बार थोड़ा सा ज्यादा आया है, मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा कि बजट में क्या थोड़ा और हो सकता था, वो चीजों के बारे में उसके बाद ये देखिए, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी। लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स है ना ये, सॉरी मैंने लिखा नहीं इसमें, 36 लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी। तो वो कंपनियां जो कैंसर ड्रग्स बनाती हैं उनको इस चीज से बहुत बेनिफिट मिलेगा। टेक्सटाइल्स लूम्स इन द टेक्सटाइल सेक्टर ऑल्सो इन फोकस। तो टेक्सटाइल लूम्स के बारे में, जो लूम्स रहते हैं ना, जो मशीन से लूम्स रहते हैं, तो लूम्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और कॉटन ग्रोथ को बेनिफिट दिया गया। इससे क्या हो रहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ये बात किया था, बांग्लादेश में जो चीज हुआ है उसका बेनिफिट हमको इंडिया में मिल रहा है, वो चीज गवर्नमेंट की नजर में है। इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर पे बहुत फोकस किया गया है कि हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा भी टेक्सटाइल का जो, भाई बांग्लादेश के बाद अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई आता है तो इंडिया आता है। इसीलिए क्या है, अगर बांग्लादेश इफेक्टेड हो रहा है तो उनके जो ऑर्डर्स हैं वो हमको मिल सकते हैं। इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर पे थोड़ा फोकस किया गया है, इस पे भी आप ध्यान दें। ड्यूटी फ्री लेदर सेक्टर एंड मेरीन प्रोडक्ट्स बीसीडी रिड्यूस्ड। तो ये जो लेदर सेक्टर और मेरीन प्रोडक्ट्स, जो फिश फूड्स हैं, फिश सीड्स होते हैं, फ्रोजन फिश होते हैं, प्रॉन्स, श्रिम्प्स वगैरह जो होते हैं, इन पे भी टैक्स रिड्यूस किया गया है, ड्यूटी रिड्यूस की गई है, कस्टम ड्यूटी जो है इन पे भी रिड्यूस की गई है। तो इसका भी बेनिफिट हमको लेदर सेक्टर और जो मेरीन फूड्स बनाती है ना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो मतलब कंप्लीटली मेरीन फूड्स पे डिपेंडेंट, जो मेरीन फूड्स को डेवलप करती हैं, उन पे इसका असर पड़ सकता है। अब देखिए, कंजम्पशन जो थ्रेशोल्ड, टीडीएस थ्रेशोल्ड फॉर सीनियर सिटीजन फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख। तो ये जो सीनियर सिटीजन को जो टैक्स फ्री दिया जाता था 50,000 तक, उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया, उस पर टीडीएस आपको लगेगा। लिमिटेड टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख, 6 लाख तक का टीडीएस रेंट पे इंक्रीज कर दिया गया। आरबीआई टीसीएस इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 10 लाख। आरबीआई का
एलपीएस टीसीएस इंक्रीज किया गया है 7 लाख से 10 लाख। एजुकेशन पेमेंट फीस पर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा, इस बात को मार्क कर लीजिए। कई स्कूल्स आपको बेवकूफ बनाएंगी कि भाई टीडीएस लगेगा, तो कोई टीडीएस आप एजुकेशन फीस किसी अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं, उसका कोई टीडीएस नहीं लगेगा। प्लीज, ये क्लियरली मेंशन है इस बजट में, लेकिन अभी नहीं, 1 अप्रैल से। प्लीज अभी जाके तुरंत मत भूलने लग जाएगा इसको। डेडलाइन टू फाइल अपडेटेड हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 years to 4 years। जो टीडीएस के जो रिटर्न्स के और टीडीएस का जो डेडलाइन रहता है ना कि 2 साल के अंदर आपको भरना ही है, उसको 4 साल तक आपको रिलैक्सेशन दिए गए। अब जो बजट में थोड़ा बहुत जो हो सकता था खराब, जो एक चीज हुआ है, इंफ्रा का बजट थोड़ा कम कर दिया गया। दूसरा चीज, रेलवेज में कुछ नहीं दिया गया, रेलवेज का बजट को सेम रखा गया प्रीवियस बजट से। डिफेंस में हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिए गए, ठीक है। टोटल कैपेक्स आउटले 11.2 लाख करोड़, पिछली बार कितना था? 11.11 लाख करोड़, मतलब जस्ट नॉमिनल ही बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं कैपेक्स इस बार। नॉमिनल जीडीपी टू ग्रो 10.1% इन FY26। अभी जो बीच में 5.4 था और थोड़ा सा भी बढ़ा है, लेकिन उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10.1%। पता नहीं होगा कि नहीं, दैट तो गॉड नोस, भगवान ही जानता है, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा। देखिए, टारगेट हाई रखेंगे तभी जाके आगे बढ़ सकते हैं। अब टारगेट ही कम रखेंगे तो फिर भाई मतलब ही नहीं। टोटल एक्सपेंडिचर सीन एट 50.65 लाख करोड़। जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो देखा गया है, मतलब ये जो मैंने पहले जो बताया था ना, ये रिवाइज एस्टीमेट, ये एस्टीमेट एक्सपेंडिचर है 47.16 लाख। हाँ, और अभी जो एक्सपेंसेस हुआ है वो 50.65 लाख, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट बढ़ा। इस बार जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है ना, यही मेन कारण है, ये मेन कारण है, इसके कारण फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। तो इस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जो गवर्नमेंट की इनकम होती है एक्सपेंडिचर से माइनस करते हैं। अगर इनकम कम होता है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है तो वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। समझिए बात को, इनकम अगर ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, तो वो फिस्कल डेफिसिट नहीं, वो चीज अच्छी होती है। लेकिन कभी गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है, पता नहीं करती है कि नहीं। ₹12 लाख फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स, सबसे बड़ा गेम जो आज के डेट में बहुत लोग बोल रहे हैं। 12 लाख फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स। हाँ, इस पे मैं थोड़ा सा बता दूं, बहुत लोगों का बहुत सारा सवाल है इसमें। सबसे बड़ा बात है, अभी इनकम टैक्स का बिल नेक्स्ट वीक आने वाला है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अभी इनकम टैक्स का पूरा बिल नहीं आया है, नेक्स्ट वीक आने वाला है। वो बाउंसर उन्होंने दे दिया, जिसके कारण मार्केट गिरा है। एक चीज मार्केट गिरने का वजह वो भी है, जो बजट के दिन गिरा है ना, लंबे कैंडल मारे हैं ना, वो एक कारण वो भी है। लेकिन 12 लाख तक इनकम टैक्स से फ्री दिया है, बहुत अच्छा स्टेप है। मैं इस स्टेप को वेलकम करता हूं, बहुत अच्छा काम किया है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भाई इनकम टैक्स फ्री किया है। लेकिन इसमें जो है सैलरीड पीपल अगर होंगे तो उनको जो 75 लाख का जो बोनस मिलता है, छूट मिलता है, वो भी ऐड हो जाएगा। तो अगर सैलरीड, अगर आप पे स्लिप भी शो करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आपको उस केस में आपको 12,75,000 तक का छूट मिलेगा। और लेकिन उससे अगर ज्यादा हो गया तो वो स्लैब में आ जाएगा। जैसे 0 to 4 लाख में 0%, 4 to 8 लाख में 5%, 8 to 12 लाख में 10%, और 12 से ज्यादा हुआ तो 15%। उसके बाद और भी है स्लैब्स। हाँ, तो वो आपको मैं जो बजट का पीडीएफ दूंगा उसमें आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा पूरा। फोकस इन इंक्रीजिंग कंजम्पशन, इससे क्या होगा? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो सेक्टर है उसको बेनिफिट मिलेगा, एफएमसीजी को बेनिफिट मिलेगा इससे।
और जब एफएमसीजी को बेनिफिट मिलेगा, जब कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसमें क्या है, अगर पहली बात एफएमसीजी को पहले मिलेगा, उसके बाद ऑटो को मिलेगा। क्यों मिलेगा? फिर कैपिटल गुड्स को भी मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि पहला चीज देखिए, आपके पास अगर कुछ पैसा बच रहा है एक्स्ट्रा, पहले आप घर का राशन लाएंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तब जाके आप गाड़ी खरीदेंगे या टीवी खरीदेंगे। समझ गए बात को? तो पहला, इसीलिए मैंने बोला पहले इफेक्ट मिलेगा इसको एफएमसीजी बेनिफिट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो है, कंजम्पशन सेक्टर उसको मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड शिप बिल्डिंग इन फोकस, मैंने आपको पहले ही बताया। नो रेल एंड डिफेंस मेंशन, बता दिया आपको। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये भी मैंने बोला, टेक्सटाइल को बेनिफिट मिल रहा है। अब एक चीज देखिए, फंड्स फॉर स्टार्टअप्स इन एमएसएमई टू एनहेंस मैन्युफैक्चरिंग, तो जो स्टार्टअप्स अभी आजकल बहुत चलन में है, उनको स्टार्टअप्स को फंड्स दिया जाएगा। लेकिन फंड्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, फंड्स थर्ड पार्टी के थ्रू दिलाया जाएगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की, भारत नेट प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो इससे क्या होगा, जो कंपनियां ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, हाँ, जो टेलीकम्युनिकेशन जैसे जियो वगैरह हो गया, एयरटेल हो गया, इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी शेयर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जस्ट आप, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। स्वामी फंड टू बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर टू कंप्लीट अफोर्डेबल हाउसेस, जो अफोर्डेबल हाउसेस का प्लान चल रहा है अभी कि अफोर्डेबल हाउसेस बनाना है सबके लिए, तो उसको स्वामी फंड से बेनिफिट मिलेगा। इससे थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। अभी रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा गिरा, इससे उसको भी बूस्ट मिल सकता है। टूरिज्म में टॉप 50 टूरिज्म साइट्स को डेवलप किया जाएगा, जो होटल सेक्टर को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। होटल, कार रेंटल्स जो होती हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। तो ये आपका ओवरऑल बजट का पर्सपेक्टिव था। अब देखिए, इसमें जो हो सकता था कैपेक्स, थोड़ा मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा कैपेक्स बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया बिकॉज फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था। अब फिस्कल डेफिसिट अगर देखिए, इनकम तो उतना ही हो रहा है ना, गवर्नमेंट जितना इनकम हो रहा है उसके बेस पे देगी बजट, तो अगर एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर बजट में कैपेक्स कहां दे पाएगी। तो इसके कारण इस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट जो हमने अभी देखा, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो बजट है, ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है, मेरे हिसाब से ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। आप सोचेंगे कि मैं, जो सेक्टर्स इन्होंने बताया, जो सेक्टर, जो पॉइंट्स अभी लिखे हैं, हमने तो नोट कर लिया और हमने उन शेयर्स में पैसा लगा दिया, उन कंपनी में पैसा लगा दिया, हमको तुरंत तुरंत फायदा मिल जाएगा। नहीं, ये स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ये स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होगा। ये इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दिया गया है, इसमें धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होगा। तो इस टाइप का बजट है ये। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा। और चीजें ऐसी हैं कि धीरे धीरे इसमें बजट, मेरे हिसाब से अच्छा बजट है। आप 10 में से कितना देंगे आप बताइए, कमेंट्स में लिखिए, 10 में से आप कितना देंगे इस बजट को। लेकिन मेरे हिसाब से और अच्छा हो सकता था थोड़ा सा बजट, लेकिन फिर भी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें दिया गया है बेनिफिट। और सबसे पहला चीज मैं बोलूंगा, फाइनेंस मिनिस्टर जी और प्राइम मिनिस्टर जी को मेरा थैंक यू कि उन्होंने, किसी गवर्नमेंट ने पहली बार मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सोचा। तो ये एक बहुत मुझे अच्छा चीज लगा इस बजट में, कि नहीं तो मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स ही पे करते रहता है,
उसके लिए कोई सोचता नहीं है, कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं सोचा है। तो किसी ने कम से कम ये सोचा, किसी के दिमाग में ये बात आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिए, बजट के बारे में कोई क्वेश्चन रहेगा। लर्निंग वीडियो हम नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।